नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन पर। तो मैं आपके साथ प्रकाश बिश्नोई एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो हमने जैसे कि पहले चर्चा की थी 2020 के डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र बच्चे और बचपन पर, और अब है हमारा प्रश्न पत्र शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। देखिए, जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 16, 17 और 2018 के जो ओल्ड पेपर थे उनमें से 19 और 20 में लगभग क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे। तो एक बार हम क्या करें कि ये जो पुराने प्रश्न पत्र है उनका अध्ययन ज़रूर करके एग्ज़ाम में जाएं तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या में 2020 में कैसे प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रश्न पत्र। आज के प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। कथन निम्न में से किस शिक्षाविद का है? तो आपको बताना है कि शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है, कथन किस शिक्षाविद का है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए जॉन डीवी पेस्टोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर का है या टी.पी. नन का है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस दार्शनिक का आदर्शवाद दर्शन से संबंध नहीं है? तो ऐसा कौन सा दार्शनिक थे जिनका संबंध आदर्शवाद से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो। रूसो का संबंध है वो आदर्शवाद से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी दार्शनिकों में प्रश्नोत्तर विधि देन है। किस दार्शनिक की देन है वो प्रश्नोत्तर विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा सुकरात। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 17 और 19 में और 20 में लगातार पूछा गया कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी जिसमें समाज की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे, ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जे कृष्णमूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखिए, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है जॉन होल्ट, बी इवान इलिच, सी जॉन डीवी, डी पॉवेल गुडमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इवान इलिच। इवान इलिच ने डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 7 नंबर का, एनसीएफ 2005 क्या है? मूल अवधारणा लिखी। यह प्रश्न इस बार भी पूछा जा सकता है, यह कम से कम 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो पाठ्यचर्या निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक न्याय और समानता की संवैधानिक मूल्यों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलता समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है, देखिए, पहला है विचार और क्रम की स्वतंत्रता, दूसरा है दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, तीसरा नई स्थितियों के लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, चौथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी प्रवृत्ति और पांचवा आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। तो ये सभी तत्व है जो एनसीएफ 2005 में एक रूपरेखा तैयार की गई, उसके प्रमुख चिन्हित उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रचनात्मक आंकलन के संदर्भ में टिप्पणी लिखी है, माफ कीजिए, टिप्पणी लिखी है। तो रचनात्मक आंकलन क्या है? देखिए, रचनात्मक आंकलन में शिक्षक को 2 दिन प्रतिदिन कक्षा व बच्चों का आंकलन करना होता है। रचनात्मक आंकलन में दिन प्रतिदिन बच्चों का आंकलन करना होता है। उसे ये देखना होगा कि बच्चों को सीखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आ रही है, मतलब बच्चा है वो कहाँ किस समस्या से पीड़ित है,
किन चीज़ों में वो पकड़ नहीं पा रहा है, वो किन समस्याओं को वो सुलझा नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, 1 मिनट। हाँ तो देखिए, किन चीज़ों को वो पकड़ पा रहा है और उनकी समस्याएं किस तरह की है। जाहिर है कि ये समस्याएं हर विद्यार्थी की अलग अलग होती हैं। देखिए, कुछ विद्यार्थी कैसे होते हैं कि उन्हें कौन से विषय में समझने में कुछ समस्या आ रही है, इसलिए शिक्षक उसका रचनात्मक आंकलन करता है। इसलिए शिक्षक को हर एक बच्चे का व्यक्तिगत आंकलन करने की ज़रूरत रहेगी ताकि वह उसकी मदद कर सके, उसकी विशिष्ट कठिनाई को समझते हुए प्रेरित कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूसो की 2 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम लिखिए। रूसो की 2 प्रसिद्ध पुस्तक, एक है एमिल और एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संपर्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा क्या है? ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। चलिए चर्चा करते हैं इस पर। निषेधात्मक शिक्षा। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। निषेधात्मक से तात्पर्य नकारात्मक नहीं है। रूसो की निषेधात्मक से तात्पर्य नकारात्मक नहीं है, बल्कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने से है। रूसो का कहना था कि वर्तमान शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती है। रूसो के अनुसार वर्तमान की जो शिक्षा है वो मानव मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, बच्चों को बड़े व्यक्तियों के कर्तव्यों का बोध कराती है, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करते हैं, अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी देते हैं तथा बच्चों को गलती होने पर दंड देते हैं। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा कि बच्चों के शरीर का विकास कर शरीर के विभिन्न अंगों को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बना जाए। रूसो के अनुसार शरीर के अंग ही बालक की ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बने, अर्थात ज्ञान विद्यार्थियों में पुस्तक द्वारा नहीं होकर शरीर की विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से हो। यही रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृतिवाद का अर्थ है वर्गीकृत कीजिए। ये तो बहुत साधारण प्रश्न है। प्रकृतिवाद का अर्थ है प्रकृति को मूल तत्व मानने वाले सिद्धांत से। प्रकृतिवाद, प्रकृति का मतलब प्रकृति से जुड़ा होना। सामान्यतः वनस्पति या भौतिक पदार्थों के संयुक्त स्वरूप को प्रकृति मान लिया जाता है, जैसे जंगल है, नदी है, पहाड़, वायु, पृथ्वी है, अग्नि, जल आदि। यहाँ प्रकृति का अर्थ इतना ही नहीं है। प्रकृति अपितु जिसे हम प्राण अथवा जीवन कहते हैं वह भी प्रकृति से ही उत्पन्न है। इस प्रकार प्रकृति को भिन्न रूप से देखने से प्रकृतिवाद के 3 प्रकार हो गए। प्रथम क्या था? पदार्थवादी, दूसरा है प्रकृतिवाद, द्वितीय है यंत्रवादी प्रकृतिवाद एवं तृतीय है जीविक प्रकृतिवाद। तो देखिए, प्रथम हो गया पदार्थवादी प्रकृतिवाद, द्वितीय होगा यंत्रवादी प्रकृतिवाद एवं तृतीय हो गया जैविकवादी प्रकृतिवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील विद्यालय के लक्षण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय के क्या लक्षण माने हैं? जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील विद्यालय के निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। क्या कहता है? प्रगतिशील विद्यालयों में समाज के लघु रूपों को विकसित किया जाना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय है वो समाज का लघु रूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रगतिशील विद्यालय विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। प्रगतिशील विद्यालय होंगे जो विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करेंगे। तीसरा देखिए, प्रगतिशील विद्यालय में विद्यार्थी को वे सभी क्रियाएं करने का मौका दिया जाता है जिन्हें वे घर में करते हैं, अर्थात विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में होते हैं जहाँ विद्यार्थी अपनी रुचि, इच्छा एवं जिज्ञासा के अनुरूप कार्य करने का अवसर मिलता है। जहाँ पर यही तो जॉन डीवी के प्रगतिशील विद्यालय के लक्षण है। और प्रगतिशील विद्यालय में विद्यार्थी को नए नए अनुभव कराए जाते हैं। प्रगतिशील विद्यालय में विद्यार्थी को नए नए अनुभव कराए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, समूह शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसके बारे में संक्षिप्त विवरण कीजिए। देखिए साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न हैं वो हमेशा एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। यह नहीं कि 2020 में ये प्रश्न पूछ लिए और सेम प्रश्न नहीं आए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी बुक है उसके रिलेटेड ही, मतलब जो
प्रश्न है 2020 में पूछे गए, उनसे रिलेटेड 2019 में पूछे गए, 2018 में पूछे गए, हो सकता है 2021 में इनसे मिले जुले ही प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। समूह शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, वे इसके बारे में संक्षिप्त विवरण लिखिए। मकारेनको ने समूह शिक्षा की अवधारणा की उत्पत्ति की। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न भी आ सकता है कि समूह शिक्षा की अवधारणा की उत्पत्ति किसने की, तो आपको याद रखना है मकारेनको ने। चलिए, समूह अथवा संग्रहित शिक्षा के अनुसार विद्यालय, समाज, विभिन्न संस्थाएं, इन सब की संरचना, स्वरूप, परंपराएं एवं तरीके इस प्रकार हो कि सभी एक साथ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इनके अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित, निदानात्मक एवं बच्चों को उचित मार्गदर्शन देने वाली हो। बच्चे तथ्य व आंकड़ों के रटने के बजाय जो कुछ भी सीखे वह सब सामाजिक परिस्थितियों में हो। इनके अनुसार है कि बच्चे जो भी सीखें वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हो। सामाजिक परिस्थितियाँ में जो भी सीखने का एक आधार स्तंभ है वो बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों से कुछ सीखने को मिले। चलिए नेक्स्ट अपना 14 है प्रश्न नंबर। पाठ्यचर्या की अवधारणा के मुख्य बिंदुओं को लिखो। पाठ्यचर्या की अवधारणा के मुख्य बिंदु, तो देखिए इसका पहला मुख्य बिंदु है जागरूकता के लिए। पाठ्यचर्या की अवधारणा में मुख्य बिंदु जागरूकता होनी चाहिए। बच्चों को ज्ञान देने के लिए बच्चों को ज्ञान देना आवश्यक है। संस्कार या नैतिकता का विकास होना आवश्यक है। कुछ नया सीखना और समाज में दूसरों के साथ मिल हिल कर रहने की भावना विकसित हुई। मेल जोल की भावना, स्वयं को समझने के लिए, राष्ट्रीय मूल्यों को समझने के लिए, और अंत में है बच्चों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना पैदा करने के लिए। क्योंकि बच्चों का सामाजिकरण होगा तो बच्चे लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना पैदा होगी। तो ये उनके मूल उद्देश्य थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ्यचर्या की प्रक्रिया व इसके मुख्य सोपान लिखिए। पाठ्यचर्या की प्रमुख प्रक्रिया, इसमें देख लीजिए पाठ्यचर्या के प्रमुख, इनके दौरान कौन सी प्रक्रिया है, तो पहला है लक्ष्य और उद्देश्य, दूसरा है विषय वस्तु और सामग्री का चयन, तीसरा है तरीके या सीखने के अनुभवों का चयन, चौथा है मूल्यांकन। पाठ्यचर्या की प्रक्रिया तथा इसके सोपान, इसके मतलब ये इसके सोपान है, लक्ष्य और उद्देश्य, विषय वस्तु, सामग्री का चयन, तरीके या सीखने के अनुभवों का चयन और मूल्यांकन। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज और राष्ट्र की आकांक्षाओं पर आधारित होते हैं। कार्यक्रम के लक्ष्य उद्देश्य की रूपरेखा दर्शाते हैं। लक्ष्य और उद्देश्यों के रूप में इन्हें व्यक्त किया जाता है। विषय वस्तु देखिए, पाठ्यक्रम की सामग्री ज्ञान की निकायों के रूप में विभाजित है। उदाहरण के लिए हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। देखिए, ज्ञान के मौजूदा सिद्धांतों के आलोक में निर्धारित किया जाता है और वैषयिक और तकनीकी वैचारिकों के कारण पूरा करता है। शिक्षण विद्या, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, इसके अंतर्गत अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है। पाठ्यचर्या में जिन तरीकों को महत्व दिया जाता है वे हैं जैसे वे शिक्षण एवं अधिगम अनुभवों को प्रभावित करते हैं, पाठ्यक्रम में अनुरूप गतिविधियों के लिए अवसर का सृजन करते हैं, संगठनात्मक रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। चौथा है मूल्यांकन। शिक्षा में मूल्यांकन हमेशा क्रियान्वयन और उद्देश्यों से जुड़ा रहता है। अपने आप में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को मानवता के हित में कार्य प्रणाली का निर्धारण करती है और बदलाव की प्रस्ताव रखती है। हमारा अगला प्रश्न है यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद के प्रकार समझाइए। तो देखिए दोस्तों, यथार्थवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व मन से बाह्य है और विचार या प्रत्यय पर आधारित नहीं है। सामान्य अनुभव से संप्रति इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि जगत है उसकी वस्तुएं यथार्थ है। यथार्थ अथवा वास्तविकता होने के कारण ही हम उनके बारे में विचार करते हैं। विचार शून्य से उत्पन्न नहीं होता। अंतः दुख आदि के अनुभव यथार्थ वस्तु से संपर्क के परिणाम है, स्वप्न अथवा कल्पना के नहीं। यथार्थवाद के प्रकार देखिए। यथार्थवाद के दो प्रकार है, पहला प्राचीन और दूसरा है वैज्ञानिक। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यथार्थवाद कितने प्रकार का है, पहला प्राचीन और दूसरा वैज्ञानिक यथार्थवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया का आयाम जॉन डीवी के अनुसार कौन कौन से? शिक्षा की प्रक्रिया के आयाम जॉन डीवी,
जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के 3 आयाम होते हैं। पहला है शिक्षक, विद्यार्थी, समाज। ये तीनों मिलकर के शिक्षा के आयाम को बनाते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया के आयाम को बनाते हैं। देखिए, शिक्षक का होना अनिवार्य है, विद्यार्थी भी होना अनिवार्य है और समाज का होना अनिवार्य है, जिससे विद्यार्थी का सामाजिकरण हो सके। डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा भावी जीवन जीने के लिए तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है। डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया आयाम में शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए, डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया आयाम में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक को विद्यार्थी के लिए वातावरण में ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जो विद्यार्थी के विकास में मददगार हो। शिक्षा की प्रक्रिया आयाम में विद्यार्थी की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वह जिज्ञासु, सामाजिक, संरचनात्मक तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने वाला होता है। तो इनके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया का आयाम का तीसरा बिंदु समाज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये विद्यार्थियों को उचित सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराता है। विद्यार्थी सामाजिक वातावरण के समायोजित होने से वो अपने कार्यों के प्रतिभागी होने पर ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का, बौद्ध परंपरा में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा के स्वरूप क्या है, लिखो। तो बौद्ध परंपरा में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य देखते हैं, बौद्ध परंपरा के अनुसार शिक्षा बोधि प्राप्त करने का माध्यम है। बौद्धित्व उच्च चरित्र चिंतन मनन व आत्मिक विकास का माध्यम है। बौद्ध परंपरा का मूल प्रयोजन व्यक्ति के दुखों को छुटकारा दिलाना है। शिक्षा इसकी प्राप्ति का यथेष्ट माध्यम है। तीसरा देखिए, मध्यम मार्ग आधारित शिक्षा का उद्देश्य अतिवादी दृष्टियों और उससे जनित हठ धर्मिता तथा संकीर्णता से मुक्त करती है। आगे देखिए, बुद्ध का आदर्श आत्मदीभो अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो की शिक्षा हमें समस्त प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होने में सहायता करती है। 2018 में ये भी पूछा गया कि आत्मदीपो भव ये किस धर्म से संबंधित है। अपना प्रकाश स्वयं बनो, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। अष्टांग मार्ग का सीधा संबंध मानव के नैतिक उत्थान व चारित्रिक मूल्यों के निर्माण से है और शिक्षा का भी उद्देश्य विद्यार्थी या चारित्रिक विकास है। 6 नंबर देख लेते हैं, शिक्षा उच्च चिंतन मनन व तर्क की क्षमता का विकास करने का माध्यम है। ये बुद्ध की प्रमुख रूप से शिक्षाएं हैं। जिसमें 7 नंबर देख लेते हैं, बुद्ध के विचारों का केंद्र व्यक्ति की प्रज्ञाशील और समाधि का ज्ञान करवाना था। इसलिए बुद्ध की मूल शिक्षा व्यक्ति को प्रज्ञावान व सात्विक बनाने का सैद्धांतिक अधिकार है। शिक्षा द्वारा विद्यार्थी न केवल ये सीखते हैं कि विचार कैसे किया जाए, बल्कि ये भी जानते हैं कि दूसरों के विचारों को भी कैसे समझा जाए। बौद्ध परंपरा में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो बौद्ध परंपरा में शिक्षा पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त था। पहला प्रारंभिक और दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना, लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, गणित जैसे विद्याओं का अध्ययन करवाया जाता था। उच्च शिक्षा में गणन विद्या, औषधि विद्या और खगोल विद्या, विधि शास्त्र, प्रशासन और राज व्यवस्था की विषयों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ भी स्वावलंबी बनने के लिए काटने, बुनने और सिलाई की शिक्षा का भी शिक्षा से मिलता है। आयुर्वेद व शल्य ज्ञान विज्ञान की भी प्रायोन्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक परंपरा में शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। वैदिक परंपरा में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे और शिक्षा का कैसा स्वरूप था, देखते हैं। पहला उद्देश्य था चरित्र निर्माण। वैदिक परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य था कि बालक का बौद्धिक विकास हो और उसके चरित्र का निर्माण हो। दूसरा है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, कि व्यक्ति सामाजिक स्वार्थ रहित रहे और अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन की ओर विशेष ध्यान दें। तीसरा देखिए, सामाजिक कुशलता की उन्नति। वेद काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन को सुरक्षित व सुखी बनाना था और उद्योग की व्यवस्था भी की गई थी, जो विभिन्न शास्त्रों, व्यवसायों तथा में उद्योग उत्पन्न थे। नंबर 4 देखिए, व्यक्तित्व का विकास। इसका शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के आत्मसम्मान की भावना का विकास, आत्मविश्वास को प्रोत्साहन, आत्मसंयम के महत्व पर बल एवं न्याय विवेक को विकसित करने के लिए विद्याओं को सिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा के दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके विद्यालयों के स्वरूप पाठ्यक्रम की समालोचना कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर का वो देख लीजिए। टैगोर के अनुसार व्यक्ति का विकास रूढ़ियों, प्रथाओं एवं रूढ़िगत सिद्धांतों से मुक्त वातावरण में ही संभव है। यह बात उनके शिक्षा के प्रति
प्रवृत्त होते हुए दृष्टिकोण में देखी जा सकती है। टैगोर ने अनुभव किया कि मनुष्य और समाज में निरंतर पूर्णता की खोज कर रहा है तथा इस पूर्णता की प्राप्ति शिक्षा द्वारा ही हो सकती है। उनमें व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल रही। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव होने देना चाहिए। टैगोर ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम कृत्य माना है। कहा कि मनुष्य ईश्वरीय शक्ति प्रतिबिंबित हो सकती है। टैगोर की आस्था जीवन की शाश्वत मूल्यों तथा सरल शिवम सत्यम शिवम सुंदरम में थी तथा वे आत्मा को अमरत्व और स्वातंत्र्य में भी विश्वास रखते थे। टैगोर ने बहुत महत्व दिया। इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता उनके विचारों में व्याप्त है। पहली मस्तिष्क, ध्यान दीजिए, टैगोर ने स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया। वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है देखिए। पहली है मस्तिष्क की स्वतंत्रता, दूसरी है हृदय की स्वतंत्रता और तीसरी है इंचा तत्व की स्वतंत्रता। तो ये टैगोर का मानना है कि शिक्षा की इमारत खड़ी करना मात्र व्यवस्थापक व शिक्षक का ही दायित्व नहीं है, इसे विद्यार्थी के साथ मिलकर साझा व सृजनात्मक बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। टैगोर के विद्यालय का स्वरूप देखते हैं। टैगोर को विद्यालय ने कला को शिक्षा का बहुत नज़दीक माना। टैगोर जी ने कला को शिक्षा के बहुत नज़दीक माना। हस्तशिल्प उनके विद्यालय शांति निकेतन में शिक्षा का एक मूलभूत विषय था। यहाँ पर सभी बच्चों को एक न एक व्यवसाय सीखना अनिवार्य था। एवं अन्य मुख्य गतिविधि के अंतर्गत कृषि, ऋण, सिंचाई, अन्न भंडार आदि के लिए समितियाँ गठन थी। ग्रामीणों से अपेक्षा थी कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए ग्राम उद्योग अपनाएं। गाँव के स्कूलों की देखभाल, चल पुस्तकालय का संचालन, स्काउट गतिविधि और अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा डिस्पेंसरी व मातृ शिशु कल्याण केंद्र भी शुरू किए गए थे। टैगोर शिक्षण केंद्र का पाठ्यक्रम क्या था वो देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का स्वरूप उतना ही व्यापक होना चाहिए जितना कि शिक्षा का पाठ्यक्रम का प्रयास संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का देख लेते हैं। देखिए, मूल्यांकन अवलोकन सूचना एकत्रित करने और उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने का तरीका है। सतत का अर्थ है लगातार, व्यापक है मतलब निर्दिष्ट मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यवहार में आई परिवर्तन और सूचनाओं को रूप में एकत्रित किया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह मूल्यांकन हमेशा व्यापक एवं व्यक्त होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्वपूर्ण पदों की अवधारणा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के 4 महत्वपूर्ण पदों की अवधारणा सम्मिलित है। ये पद है सततता, व्यापकता और आंकलन और मूल्यांकन। सततता, व्यापकता, आंकलन और मूल्यांकन, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्वपूर्ण पद हैं। चलिए आगे देखते हैं। इवान इलीच को सीखने की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक दर्शन की समालोचनात्मक चिंतन लिखते हुए बताइए कि वर्तमान में उनका चिंतन कितना प्रासंगिक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इवान इलीच, आप इसे मोस्ट कर लीजिए। आप इसे 100% कर लीजिए। यह प्रश्न निश्चित आएगा। देखिए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। इवान इलीच को सीखने की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक दर्शन में समालोचनात्मक चिंतन करते हुए लिखते हुए बताइए कि वर्तमान में उनका चिंतन कितना प्रासंगिक है। इवान इलीच की सीखने की अवधारणा। देखिए, शिक्षा के इतिहास में शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं का विकास हुआ, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने की अवधारणा का अस्तित्व इवान इलीच द्वारा रचित पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी के बाद ही आया। डी स्कूलिंग सोसाइटी, यह रचना इवान इलीच की रचित पुस्तक है। इसमें इस अवधारणा को आधार बनाया गया कि विद्यालय बाजारू व्यवस्था का एक रूप है। विद्यालय बाजारू व्यवस्था का एक रूप है जिसमें पाठ्यक्रम उत्पाद के रूप में छात्र उपभोक्ता को एक निश्चित दाम पर बेचा जाता है। इलीच के अनुसार विद्यालय अपनी वास्तविक भूमिका निभाने में असफल है। यही कारण है कि विद्यालय में बच्चों को उनकी जिज्ञासा एवं आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान न देकर अपने उद्देश्य पूर्ति में धनोपार्जन कर रहे हैं। उपभोक्ता रूपी बच्चे अपने ज्ञान से समाज की सेवा न करके बदले में ज्ञान की बाजार में कीमत लगाते हैं। इवान इलीच का शैक्षिक दर्शन क्या कहते हैं देखते हैं। इलीच ने अपनी पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी के माध्यम से अपने विचार प्रतिपादित किए। वे शिक्षा को संस्थागत बनाने के विरोधी थे। उनका तर्क था कि जहाँ शिक्षक पर सरकार और प्रशासन का नियंत्रण हो, विद्यार्थी शिक्षक के अधीन हो, वहाँ विद्यालय में न्याय न होगा, न अधिगम, क्योंकि शिक्षक
अनुदेशन सामग्री को बंडल के रूप में प्रमाण पत्र के साथ देते हैं। इवान इलीच ने बाल्यावस्था को शिशुअवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था से अलग माना है। पहले किशोर अवस्था में विद्यालय जाते थे। औद्योगिक क्रांति ने बाल्य अवस्था के बच्चों को भी विद्यालय भेजने के लिए विवश किया। विद्यालय शिक्षा बाल्य अवस्था के विद्यार्थी का हिस्सा बन गई। अधिकतर बच्चे बाल्य अवस्था का आनंद नहीं ले पाते, वे शिशुअवस्था से सीधे किशोर अवस्था में पहुंच जाते, क्योंकि विद्यालय उनको बाल्य अवस्था में किशोर अवस्था वाली क्रियाएं करवाते हैं। इलीच का कहना है कि हम में से अधिकतर स्वयं ने बाल्य अवस्था अपनी बाल्य अवस्था है वो देखी नहीं, हम सीधे ही किशोर अवस्था में आ गए। क्योंकि इवान इलीच है वो कहते हैं कि उनके ज़माने में जो बच्चे हैं वो विद्यालय है वो किशोरावस्था में जाते थे, लेकिन आज की वो औद्योगिक क्रांति ने है बाल्य अवस्था के बच्चों को भी विद्यालय भेजने के लिए विवश कर दिया। तो आप सभी का धन्यवाद मित्रों। आज कैसा लगा ये मॉडल पेपर? आप सभी पुराने मॉडल पेपर मिलाते रहिए और धन्यवाद।